अब हम देखते हैं इसकी 8वीं एप्लीकेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ भाई रिडबर्ग कांस्टेंट। अब रिडबर्ग कांस्टेंट आपने भाई कैसे डिराइव करना है। अब आपको पता होगा भाई जो रिडबर्ग कांस्टेंट है और जो रिडबर्ग इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है बोहर एटॉमिक मॉडल आने से पहले ही रिडबर्ग ने अपनी एक इक्वेशन दी थी जो कि हाइड्रोजन एटम के एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा को जस्टिफाई किया करती थी एम्पेरिकली। ठीक है, उन्होंने वही हिट एंड ट्रायल से इक्वेशन तैयार की थी, लेकिन उनके पास उसका कोई थ्योरेटिकल क्या बोलते हैं बेसिस नहीं था। याद होगा ना कि रिडबर्ग कांस्टेंट आर इंटू 1/n/L² माइनस 1/NH², और NL क्या है, लोअर क्वांटम नंबर, लोअर एनर्जी क्वांटम नंबर, और NH क्या है भाई, हायर एनर्जी क्वांटम नंबर। तो ये आपने पढ़ रखा है। तो रिडबर्ग इक्वेशन और रिडबर्ग कांस्टेंट का डेरिवेशन अब आपने करना है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की एक बहुत बड़ी खास बात यही थी कि उन्होंने कि जो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल जो स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन एटम का, उसको रिडबर्ग इक्वेशन ने सॉल्व कर दिया था। रिडबर्ग इक्वेशन से स्पेक्ट्रल लाइंस की पोजीशंस वही आती हैं जहाँ जहाँ पर वही हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा में लाइंस आती हैं। लेकिन रिडबर्ग इक्वेशन रिडबर्ग ने हिट एंड ट्रायल से डिराइव की, उनके पास उसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था। तो बोहर मॉडल से आप उसको भाई डिराइव भी कर सकते हो, यानी कि थ्योरेटिकल जो एक तरह से फाउंडेशन है रिडबर्ग इक्वेशन की, वो कहाँ मिलती है आपको, बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर। इसकी बहुत बड़ी खास बात थी। तो आप ये देखें भाई, तो सबसे पहले आप ये बताएं, जब हमने आपको डेरिवेशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी आपको पढ़ाया था, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, -m(e⁻⁴ Z²/8ε0² h²n²। ठीक है बात, ये हमने आपको पहले बता रखे भाई। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, n क्या बताओ भाई क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, z क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, e क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और m क्या है उसका मास। ठीक है, अब आप ये माने कि इफ द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी यानी कि NL एंड ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी यानी कि NH, द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप कैन बी गिवन एज। तो आप ये बताएं, तो भाई अगर मान लिया ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पर होती है, NL से NH या NH से NL, लेकिन ये पक्की बात है कि NL क्या है लोअर एनर्जी लेवल और NH क्या है हायर एनर्जी लेवल। ओके, तो ट्रांजिशन को आप कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पर, तो डेल्टा E बताओ किसके बराबर होएगा भाई, EH माइनस EL। तो EH क्या है भाई, EH तो क्या है हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी, और ये बताओ क्या है हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट, ये क्या है लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट। ओके, तो बताओ EH की वैल्यू क्या हो जाएगी, EH की वैल्यू, तो आप n को किससे रिप्लेस कर दें यहाँ पर NH से, तो -me⁴ Z²/8ε0² h²/NH²। और ये बताएं भाई ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास, और यहाँ पर आपने एक बार क्या पुट कर दिया NL²। ठीक है, अब EH की वैल्यू और EL की वैल्यू यहाँ से उठा के आप कहाँ पुट कर दें, डेल्टा E में। तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई, -me⁴ Z²/8ε0² h² NH का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू -me⁴ Z²/8ε0² h² NL²। अब माइनस माइनस बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो, तो आप इसको आगे लिखो फिर। अब इसमें से आप कॉमन निकालो, बताओ इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन इसमें क्या है भाई, me⁴ कॉमन है ना, Z² भी कॉमन है, और 8ε0² h² कॉमन है भाई, ये हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा 1/NL² माइनस 1/NH², बच गया ना आपके पास ये। तो आपके पास ये आ जाता है। अब हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 1, तो Z यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, तो बाहर क्या रह जाएगा e⁴ इंटू m, नीचे क्या है 8ε0² h²। ठीक है, और अंदर क्या आएगा 1/NL² माइनस 1/NH², इजंट इट। अब ये बताएं आप मुझे, ये तो आपके पास भाई जूल में आंसर आया है, ये आपके पास रिडबर्ग इक्वेशन तो आ चुकी है, लेकिन ये जूल में है। और आपको पता है जो पॉपुलर रिडबर्ग इक्वेशन होती है वो होती है भाई क्या बोलते हैं मीटर इनवर्स में या सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी कि वेव नंबर में होती है। ठीक है, अब आप ये बताएं E की वैल्यू क्या होती है h⁻, और न्यू क्या होता है c/λ, और 1/λ क्या होता है h की, E की वैल्यू क्या होती है h⁻, यानी कि जूल में क्या होता है भाई, E क्या होता है जूल में होता है जब ये, तो E का फॉर्मूला क्या होता है h⁻। अब न्यू क्या होता है c/λ,
अब 1/λ क्या होता है, न्यू बार, तो एच सी इंटू 1/λ मैं क्या पुट कर दिया मैंने भाई, न्यू बार। तो ई क्या आएगा आपके पास, एच सी न्यू बार। ई क्या है भाई, जूल में है, तो और ये क्या है, वेव नंबर में। तो अगर आपने जूल को वेव नंबर में पुट करना हो तो आप एच सी को दूसरी तरफ फेंक दें, तो न्यू बार का एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास, ई डिवाइडेड बाई एच सी। यानी कि अगर आपने जूल को किस में कन्वर्ट करना है, वेव नंबर में, न्यू बार यानी कि वेव नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने उसको एच सी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, आप यहाँ पर इस डेल्टा ई को आप यहाँ पर क्या पुट कर दें, एच सी न्यू बार। अरे भाई न्यू बार यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी गैप है ना, उस एनर्जी गैप के कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होएगी उसका वेव नंबर है न्यू बार। तो एच सी न्यू बार हो जाएगा ये। तो डेल्टा ई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एच सी न्यू बार से। अब एच सी को आपने दूसरी तरफ फेंक दिया, तो ऊपर क्या बचेगा, ई की पावर 4 इंटू एम, नीचे क्या आ जाएगा भाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी। आप समझ मेरी बात। अब ये बताओ क्या होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, आपको पता हो ना भाई। तो अब ये आपको पता है ही भाई कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। अब आप एक काम करें, जब आप इसमें ई की, एम की, 8 एप्सिलॉन नॉट सी एच की वैल्यू पुट करते हो ना, तो वही आंसर आता है मीटर इनवर्स में, जो किसका आता है, रेडबर्ग कांस्टेंट का। यानी कि जब आप भैया, अब आप एक काम करें, अब आप यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करें, मास पुट करें भाई, 8 पुट करें, एप्सिलॉन नॉट पुट करें, सी पुट करें, एच पुट करें, तो मीटर इनवर्स में वही नंबर आता है जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन ही क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये तो भाई क्या हो गया आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इसको मैं क्या आर से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो न्यू बार का फॉर्मूला बताओ भाई क्या हो जाएगा फिर, ये आर इंटू 1/nl स्क्वायर माइनस 1/nh स्क्वायर, जो कि भैया आपकी क्या है, पॉपुलर रेडबर्ग इक्वेशन, जहां पर आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और आर की वैल्यू है ये। ओके, तो ये थी इसकी भाई 8th एप्लीकेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग इक्वेशन एंड रेडबर्ग कांस्टेंट।